हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ये एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम साइंस के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, जो प्रश्न वन लाइनर है। ये प्रश्न जो है आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया, जिसे प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होगा? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? ये खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कैलोरी में। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है प्रकाश वर्ष? तो ये होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। प्रश्न है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर कहलाता है। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बल एवं समय का गुणनफल है। बल एवं समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग। बल एवं समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया? प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया? तो इसका उत्तर है न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन ने दिया था। जब किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। जब किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधी नियमों की व्याख्या की है? तो इसका उत्तर होगा प्रिंसिपिया में। न्यूटन ने प्रिंसिपिया जो पुस्तक है उसमें गति संबंधी नियमों की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा जड़त्व के कारण। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर पड़ता है जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? तो इसका उत्तर होगा बर्फ में घर्षण कम होता है। बर्फ में घर्षण कम होता है, इसी कारण जो है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है पारा। पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो उसमें क्रोमियम मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो क्या? तो हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोहा पर जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है?
तो अधिक हो जाता है। लोहा पर जंग लगने पर लोहे का भार अधिक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो ये है लीनियस। लीनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा शैवाल के कारण। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में जल का परिवहन होता है। तो इसका उत्तर होगा पौधों में परिवहन जाइलम द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है क्या? तो इसका उत्तर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। सबसे अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? वो है जल। सबसे अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? वो डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का शमशान कहलाता है या आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, क्या कहलाता है? पलिहा। आरबीसी का शमशान कहलाता है पलिहा यानी स्प्लीन। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो इसका उत्तर होगा ए बी। ए बी रक्त समूह जो है सर्वग्राही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। अगला प्रश्न है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है अवतल दर्पण। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है अवतल दर्पण। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ और प्रश्नों के साथ।